दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज सैटरडे है, मुझे मालूम है रोज से ज्यादा भीड़ आज होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? रोहिणी सेक्टर 14। रोहिणी सेक्टर 10 तारीख को आप एक बार यहाँ 10 तारीख को आए थे आप, और आज फिर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नन्हे मुन्नों का भी जो शो में आए हैं, और उन लोगों का भी जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करने की, जहां तक पहुंच जाएंगे जी, मैं जहां तक पहुंच सकता हूं पहुंचने की कोशिश करूंगा आप लोगों से, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक। हाँ, कहाँ से आना हुआ? आसाम से आया। आसाम से आए हैं, हमको बोलना है। क्या नाम है आपका? बुद्धेश्वर दास, आसामीज। हाँ ठीक, मैं पूछूंगा आपसे, जरूर बात करूंगा, ऑफ कोर्स बात करूंगा। वो तमाम अभी नहीं बोलिए, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा। थैंक यू सो मच। आज भैया जी नहीं, आज प्रोग्राम नाम होता है देश को जवाब दो। कोई सवाल, कोई मुद्दा जो बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, एक हफ्ते तक मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर आज आपके बीच में हाजिर हूं। जो मेहमान हमारे साथ आ गए हैं अभी तक, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनका तारुफ करा देता हूं आपसे। जो आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वेब जमाई साहब प्रेसिडेंट हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, जब वो आएंगे तो मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। एक दो लोगों से जल्दी जल्दी बात कर लेता हूं जो आए। कहां से आना हुआ साहब आपका? जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश से। क्या नाम है साहब आपका? शुक्ला। अभिषेक जी। अभिषेक, क्या काम करते हैं आप? बाय बार हेडक्वार्टर में ऐसा वेटर हूँ। हाँ सॉरी, बाय बार हेडक्वार्टर में ऐसा वेटर। एज अ वेटर हैं, बहुत स्वागत। ये शो भी कुछ इसी तरह का डिजाइन है, इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगह से और मुख्तलिफ काम करने वाले लोग यहाँ पर शरीक होते हैं, इस प्रोग्राम में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? बिहार से आए हैं।
बिहार से ना आए हो, बात ही ना हो तो बात ही नहीं बनती। तो बिहार में कहां से आना हुआ? छपरा जिला। छपरा जिले, बहुत अच्छा जिला है आपका छपरा, बड़ा नाम है उसका। मैं बुला रहे हैं, आप हमें बुला रहे हैं, माइक को बुला रहे हैं? माइक को बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैं समझ गया आप छपरा से ही हैं जी। आपने अपना परिचय दे दिया जी। जी जी, रामपुर से आए हैं। अरे आइए, रामपुर से आए, आपकी जगह खाली है, तशरीफ रखिए, बैठिए, आ जाइए रामपुर से। मैं जब मेरी आवाज सुन के आ गई, आइए रामपुर से आई हैं। हाँ बस मैं मौजूद हूँ आपके सामने। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? बैठिए जी। जी मैं बोल रहा था यही कि बिहार का सब लोग बता रहे थे ना कि बिहार ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। कोई नहीं बता रहा था ऐसे वैसे, सब अच्छा बता रहे हैं। बिहार जबरदस्ती बोले थे बिहार ऐसे ऐसे। जी, जहाँ से लालू नीतीश है ना वहीं से हम हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। लालू जी जहाँ से है आप भी वहीं से हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अम्मी क्या चाय पिलाएं या पानी पिलाएं आपको? आपको देखना मैंने कहा चाय पिलाएं या पानी पिलाएं। अम्मी कहती हैं कि बस आपको देखने के लिए आए थे। बेटे को देख लिया, वैसे ही माँ को बड़ी तसल्ली हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रामपुर से आए हैं जी। जिता दिया, हाँ? झाड़ू वालों को जिता दिया। कौन वालों को? झाड़ू वालों को। बहुत अच्छी बात है। तू इधर उधर की बात न कर, मुद्दे पे आ। तो मुद्दे पे आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप रोहिणी से आए, कुछ कहना चाहते हैं बाजी? जी साहब, आ रहा हूं भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं जी। पहले बोलिए, जो बोलना है जल्दी तय करिए। ना 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 ना, आप पे निकल जाएगी ट्रेन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी बोलिए जनाब। मैं जमशेदपुर से आया हूँ। जमशेदपुर से आए, पहली बार अटेंड करने आ रहा हूँ प्रोग्राम को पहली बार देखने आए। और मैं आपका प्रोग्राम, चुपचाप खड़े रहिए, एक तरीका है प्रोग्राम का, मैं आऊंगा आपके पास जी। भैया जी आपका प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है इंडिया का। ये मेरा नहीं है प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है, आप इसको बनाते हैं। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो पूरे इंडिया में मैसेज आपकी पर्सनैलिटी साफ छोड़ती है। बहुत अच्छी बात है। पर्सनालिटी और कुछ नहीं होती। पर्सनालिटी दरअसल ये है कि आपके देखने का तरीका होती है। बस आपके देखने का तरीका, मेरे अंदर कुछ नहीं खास ऐसा। मैं आया हूँ, संभाले के बाद आता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया था। कल पार्लियामेंट के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम जो आपने रखा है, इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर देश को मैसेज दीजिए अपने इस। आप दीजिए मैसेज। आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट का जो तरफ से जाना चाहिए कि जो भी पार्टी के लोग जो हमारे देश के पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रहे हैं, वो देश में रहने लायक नहीं है। कोई भी प्रोग्राम का टेम्परामेंट। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं एमपी से आया हूँ। एमपी में कहाँ से? एमपी में भिंड जिले से आया हूँ। बिहार के इलाके से आए। आपका मैसेज क्या है पार्लियामेंट को लेकर? पार्लियामेंट को मेरा क्या मैसेज ये है कि इंडिया में कोई भी चीज बनती है, इसमें नाम तो हमारे देश का ही होता है ना। इसमें दूसरी कंट्री वाले को तो छोड़ो, इंडिया में अदर स्टेट वालों को क्या फायदा है? फालतू बोलने का मतलब क्या है? क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? सवाल यही है कि आखिर बाइकआउट क्यों है? जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गाजियाबाद से। तो इधर कैसे आज आ गए कैनॉट प्लेस की तरफ आप? आपको सुनने के लिए। क्या बात है, हमको सुनने के लिए। मेरा भी प्रवचन होता है आजकल रोज। साहब बाबा, बाकी लोग ही नहीं प्रवचन देते हैं, मैं भी प्रवचन रोज देता हूँ। आगे आप बैठिएगा, चुपचाप बैठिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा जी। तो कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मन में है कोई बात? बस विरोध के खिलाफ हूँ। विरोध के खिलाफ है। हाउसवाइफ हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस कर। हाँ, तो डॉक्टर हैं, घर भी चलाती हैं। और बहुत जल्दी में हो क्या? नहीं, अगर बहुत जल्दी में हो तो कोई मैं पहले पूछ लूं। नहीं, अगर बहुत जल्दी में हो तो घर में जीने एक ही एक करके उतरते हो कि एक साथ उतर लेते हो? एक ही एक करके उतरते हो ना, तो चुपचाप वहीं खड़े रहो, मैं आया। क्या बड़े छोटे बच्चे भी देखते हैं ना प्रोग्राम, तो सब्र की एक चीज होती है जी। मैं आया। तो कुछ कहना चाहती थी आप? जी यही, एक तो जो संसद भवन बना है, हाँ, बेहद खूबसूरत है। नो डाउट, नजरें हट नहीं रही मेरी। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, बहुत सुंदर बना है ये, इसमें दोहरा नहीं। सबसे बड़ी बात, हाँ, मोदी जी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार, सबसे मेहनती और सबसे पर्सनालिटी तो नंबर 1 है वर्ल्ड के सभी नेताओं में। क्या बात है, वर्ल्ड की नंबर 1 है पर्सनालिटी, और मोदी जी से नजरें हटती ही नहीं जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से, आगे आइए। क्या नाम है आपका? गार्गी। गार्गी, वाह क्या बात है। उस परंपरा का निर्वहन करती हुई जो सवाल पूछती है, सवाल ही नहीं पूछती है, और वो शास्त्रार्थ भी करती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम का।
जी बोलिए। मुझे बस एक स्टेटमेंट देनी है। पार्लियामेंट हाउस नया बना, पूरी कंट्री के लिए बना, इनॉग्रेट कोई भी करे, ये इशू की बात नहीं है। देश की चीज बनी है, प्रेसिडेंट करे, प्राइम मिनिस्टर करे, डजंट मैटर एट ऑल। क्या बात है, क्या नाम है? गार्गी जी क्या काम करती हैं आप? मैं प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल। एक प्रिंसिपल है, एक डॉक्टर है और तमाम सारे लोग अपनी अपनी बात करें, तो मैं तो लगता है कि आज डिबेट कुछ है ही नहीं। और जो मेहमान आए उनको मैं रवाना करता हूं कि वो लोग जाएं, और डिबेट तो आज ही आप लोग आपने नहीं खत्म कर दी, मैं क्या बोलूं इसके बाद। जब एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक आम आदमी, एक स्टूडेंट बोलता है अपनी बात, भिंड से आए हुए भैया बोलते हैं। आप कहां से आए हैं? मैं बुराड़ी से। बुराड़ी से। क्या नाम है साहब आपका? सुमित जैन बोल रहा हूँ। सुमित जैन साहब, तो आपको क्या कहना है पार्लियामेंट के बारे में? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भगवान आगे इस संसद में घुसने न दे। रुकिए, क्या नाम है आपका? सुमित जैन। जैन साहब, सुमित जैन साहब, तो लगता है शाप की मुद्रा में दुर्वासा। उधर गार्गी हैं, अपाला हैं, गार्गी हैं, इधर दुर्वासा भी हैं। नहीं ऐसा मत करिए। हाँ ये सुनिए, हाँ। इस दिल्ली का नाश किया, झाड़ू की बात की। अरे मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? राहित्य सक्सेना। सॉरी, राहित्य सक्सेना। राहित्य सक्सेना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किस क्लास में हैं आप? फोर्थ में। किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा। पापा कहाँ हैं? ओए, पापा जी ने तो हाथ में बना लिया पूरा वीडियो। जी कुछ कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कुछ? नहीं, कोई बात नहीं, आप कहना चाहते हैं? जी सर, मैं 2-3 सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। तो जरूर बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैंने तो रोक दिया, प्रोग्राम ही रोक दिया। आप ही लोगों की वजह से मैंने प्रोग्राम बदल दिया। पहले मैं आप लोगों से बात करने लगा और फिर मैं उधर जाऊंगा। जी सर, जब इंडिया के प्रेसिडेंट को कोई इश्यू नहीं है कि मैं आके इनॉग्रेट करूं ना करूं, तो जो हमारी अपोजिट पार्टी है उनको क्या इश्यू है? फाइनली जो पार्लियामेंट है वो जो आज अपोज में हो सकता है कल वो ओनरशिप पे हूं, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात सर, जब एक यंग कपल अगर हम हमारे घर का हाउस वार्मिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बेटा तुम जाओ और तुम जाके बैठो। तो यहाँ पर क्या गलत हो रहा है कि अगर मोदी जी करें या कोई भी करें, मेरा बच्चा कहता है सर मैं इनॉग्रेशन करना चाहता हूँ। हम आम आदमी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम आम आदमी है सर। गजब है भाई, हम आम आदमी पार्टी के नहीं है। पता नहीं आज अनुराग ढांडा कहाँ रह गए। मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं आम आदमी हूं। बहुत अच्छी बात है साहब, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, पीछे खड़े हुए आगे आइए। मैं आपकी कान में मेरी आवाज आ गई थी और मैं जरूर सुनूंगा आपको जरूर सुनूंगा। कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? कहाँ से? बुलंदशहर। बुलंदशहर, बड़ी क्रांतिकारी भूमि है बुलंदशहर। जी बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ये सभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, कम से कम ये तो बताए कोई सा भी शख्स कौन सा आर्टिकल में लिखा है, कौन सा एक फंडामेंटल है, कौन सा संशोधन, कौन सा आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेगा। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति फिर एक नॉर्मल पर्सन है क्या? आदिवासी है, वो एसटी है, इसलिए उसका बहिष्कार करना चाहोगे आप? या तो उसे बाहर ही कर दो, आप अपनी चढ़ाओ ना। कौन सा आर्टिकल में एक अमेरिका बोल दो भाई। देखो एक भाई, ये हाँ सबकी बात आनी चाहिए, तब तो ये भैया जी कहीं है। और सब एक ही एक बोले और एक ही एक खाएं तो बात बनती नहीं है। फिर बात हाँ बुलंदशहर वाले बोलो भाई। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। हाँ। मेरा भाई कल मेरा प्री एग्जाम है, कोई भी मुझे ये बता दे हाँ ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका जिक्र किया जाए। लेकिन हाँ आप ये बता सकते हो कि 17 के ख में ये लिखा हुआ है, परंतु ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति को बाईपास किया जाएगा। राष्ट्रपति को अगर बाईपास करते हो ना, फिर राष्ट्रपति की वैल्यू ही नहीं है। राष्ट्रपति आम आदमी है क्या? बताइए मुझे। राष्ट्रपति को वेतन देने के लिए लिखा है CDS 3। क्या नाम है साहब आपका? रोहित चौधरी नाम है मेरा। रोहित चौधरी के लिए तो पहले सारे लोग शुभकामनाएं दीजिए। कल प्रीलिम्स का एग्जाम है, कल प्रीलिम। देखिए इनके विचार कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बात रख सकते हैं, लेकिन हमारे देश की ये जो गार्गी और अपाला की जो परंपरा है उसमें ये है कि सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए। कल प्रीलिम्स है यूपीएससी का, आप सक्सेसफुल हो, आप देश का नाम रोशन करें, परिवार को बहुत खुशियां दें, ये बात होनी चाहिए और यही तरीका है, यही तरीका होना चाहिए। इन्होंने कहा किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में लिखा है। जी सर, एक बात बार बार हर कोई आम आदमी बोल रहा है इस हिंदुस्तान का कि प्रेसिडेंट को बैन किया जाना चाहिए। ये बोला किसने? ये अपोजिट है, ऑपोजिशन है जिसने ये बात निकाली है, जिसने ये बात सबके सामने रख दी है और आम आदमी उसके पीछे लग गया है। भैया ने कहा कि प्रेसिडेंट भैया आराम से बोले। ये बात किसने पहले कही कि प्रेसिडेंट को इनॉग्रेशन करना चाहिए? ये बात किसने कही? ये किसने कहां से बात निकल के आई? ठीक है आराम से।
बहस बहस इधर होगी और थोड़ी देर में चले जाना भैया, ज्यादा टाइम में यहाँ ना वेस्ट करना, कल यूपीएससी का प्रीलिम्स है। हाँ ये पता चला ये चक्कर में यहाँ पे तमाशे के चक्कर में खड़े हो, और बस थोड़ी देर में रिलैक्स करो और मन स्वस्थ हो, उसके बाद तुरंत जाओ, कल यूपीएससी का फाइनल वो है प्रीलिम्स। हाँ बोलो, कहाँ से आना हुआ? इटावा से। अरे इटाए के हो? अच्छा क्या नाम है? राज चौहान। राज चौहान, जो बोलिए। जी, विपक्ष का काम है मोदी जी कोई भी काम करेंगे उसका विरोध करना। विपक्ष का काम, चाहे मोदी जी अच्छा काम करें बुरा काम करें, इनको विरोध ही करना उस चीज का। मोदी जी का विरोध करना है बस। अगर मोदी जी पार्लियामेंट का उद्घाटन करें तो इनको प्रॉब्लम हो रही, क्यों प्रॉब्लम हो रही समझ नहीं आया। वो आपकी जो सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी वहाँ की, असम की, वहाँ उन्होंने उसका विधानसभा का उद्घाटन किया। चेयरपर्सन का भी कब से उद्घाटन करते हैं भाई? जी ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा पेपर पढ़ा है। जी सर ऐसा है कि पढ़ा है पेपर भाई, हर आदमी जानकारी रख रहा है इस समय, ऐसा कोई आदमी नहीं जो जानकारी ना रख रहा हो। छत्तीसगढ़ का हुआ, तमिलनाडु में गई, मणिपुर में, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कोई आदमी अनभिज्ञ नहीं है ना। आप भी यूपीएससी दे रहे हैं क्या? नहीं यूपीएससी दे रहे हैं? नहीं मैं पढ़ तो लिया था बिहार, तभी मैंने कहा यूपीएससी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ जी देखिए मेरा कहना है कि ये जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, ये सब मोदी के जलने वाले लीडर्स हैं। डिबेट की धार तय हुई, ये मोदी के जलने वाले हैं और जलने वाले जलते रहेंगे। तो मोदी के जलने वालों को कोई और तो नहीं, लेकिन यही है कि उद्घाटन ना करें। सलाम वालेकुम जी, मैं आऊंगा आज बात करनी है अपनी। हाँ जी, आर्टिकल 79, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल 79 में लिखा है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, उसका जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री। 79 में ये नहीं है, 79 में सिर्फ ये है कि राष्ट्रपति है और एक नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक राष्ट्रपति है, एक पार्लियामेंट है, उसके दो हाउसेस है। आर्टिकल 79 इतना कहता है सिर्फ। जी तो आर्टिकल 79 के अनुसार अगर संसद नहीं बनाई जा रही है तो संसद का उद्घाटन भी उसका मुखिया करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जी करेंगे, महामहिम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये और वो जो राजदंड है, सिंगोल है, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं आप? बता देते इसका भी क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने 1947 में आजादी ली थी अंग्रेजों से, उस समय हमारे देश में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया था पूरी तरह से। तो वो जो सिंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है। जी, सरदार पटेल ने खुद सारे रियासतों से जाकर रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है अपना जो रियासत है वो भारत में जो मिला दीजिए, और जितने भी राजे महाराजा थे सब खत्म हो गए थे, केवल लोकतंत्र का इस समय जो है ना। मतलब आपका कहना है वो जो सिंगोल है वो राजतंत्र का प्रतीक है, लिहाजा इसलिए विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आया भैया, क्या नाम है आपका? रुको, प्रवीण दुबे। प्रवीण जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद, प्रयागराज बोला करो, बता दिया है। अपना गलती करोगे, हमारा सवाल भी गलत करवा दोगे, और नकल करने के चक्कर में पता चला हम भी फेल हो गए। आगे आओ, हम भी कभी कभी गलत बोल देते हैं, इलाहाबाद बोल देते हैं, याद इलाहाबाद है तो बोल देता हूँ। आदत में पड़ा है सर। हाँ मेरे भी आदत में। जी बोलिए, क्या कह रहे थे? कह रहा हूँ कि संगोल का विरोध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है टीपू सुल्तान का तलवार चाहिए उनको, इसलिए विरोध कर रहे हैं। टीपू सुल्तान तलवार चाहिए ना? जी मैं आया। जी जनाब। प्रतीक जी, मैं सिंगल है सवाल करना चाह रहा था आज। मैं मतलब बड़ा एक तरफ तो मेरे को खुशी भी हुई कि कांग्रेस जो है ना, आजादी से पूर्व की चीजें जितनी भी है ना उनको खत्म कर देना चाहिए, इस तरह का विचार जो रखने का प्रयास की परंपरा नहीं है। हाँ सुनिए ना, तो इनकी पार्टी जो 1885 में बनी और एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई, तो नाम जो कब खत्म करेंगे ये बेसिक सा सवाल है। ये करें अगर ये इतने चिंतित हैं तो जो इतना ही पूछ लीजिए, आगे तो फिर मैं बाद में और बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूँ, इतना पूछिए ना प्लीज। अच्छा ये बताइए, अगर इतना विरोध था तो फिर नेहरू जी ने लिया क्यों? देखिए नेहरू जी को है ये सम्मान के साथ दिया गया, उन्होंने सम्मान के साथ इसको रिसीव भी किया, लेकिन जब मन में नहीं है, वो तो बड़े डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इसमें दोहराए नहीं, तो फिर वो लिया क्यों, रिसीव ही क्यों कर लिया जब मन में? तो ये बात फिर सवाल आ जाएगा कि मन में कुछ और था, ले कुछ और लिया, क्यों लिया? फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगा ये सवाल। देखिए जब ये दिया गया था उस वक्त जो है नेहरू जी की ये विचारधारा थी, म्यूजियम में रखने का कारण ही यही था कि अभी लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए इसको दफना दिया जाए। लाहौल विला कुव्वत, क्या कह रही हैं आप? नंदी स्थापित है और नंदी स्थापित है। देखिए पूरे देश के सामने सनातन
सभ्यता को दफनाने की बात कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है। यही मानसिकता इन लोगों की। आजादी के समय में यह धर्मदंड है प्रतीक जी, राजदंड नहीं है। पहली चीज मैं बता दूं आपको, भगवान विश्वेश्वर के हाथ में भी यह धर्मदंड रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से धर्मदंड को म्यूजियम में पैक करके रख दिया, उसी प्रकार आजादी के बाद भारत के सनातन को भी कांग्रेस ने पैक करके रख दिया। नेहरू जी कहते थे। ये तो रुको, बैठो चुपचाप, वहां बैठ जाओ चुपचाप, वहां बैठो। ये भैया जो मैथिल थे, ये इंतजार में ही थे कि कुछ गलत बोले, ये बस पकड़े एकदम खट से। और वो जैसे ही इन्होंने कहा कि दफना दिया, बस तुरंत पकड़ लिया इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, राजदंड है, वो धर्मदंड है। मुझे मालूम, राजा के हाथ में जब वो आता है तो वो राजदंड है। जी जी ठीक है जी, मैं तो इन्हीं की आज बात पकड़ूंगा और कुछ नहीं कहूंगा एडिशनल। मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर नेक काम नहीं किया गया, दफनाया गया नहीं गया, तो अभी तक किस बात का इंतजार कर रही थी? क्यों नहीं दफनाया भाई, क्यों रखा? मैं कानपुर से शकील अहमद और सुशील, मेरा अंदर आओ। अरे बाप रे बाप, अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। जोर से बोलो। शकील अहमद और सुशील है। अच्छा, सुशील अहमद शकील भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बोले मेरा नाम शकील अहमद और सुशील है। मैंने कहा सुशील अहमद शकील कर सकते? बोले कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ, पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ। अगर कोई मुसलमान भाई मुझसे सलाम करता है तो मैं सलाम करता हूं। अगर कोई हिंदू भाई राम राम करता है तो मैं राम राम करता हूं। अगर कोई सिख भाई मुझे मिलता है, मैं उसे सत श्री अकाल करता हूं। पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, इसके बाद मुसलमान और हिंदुस्तान जो भी आप समझ लीजिए। मेरे दिल में एक चीज खटकती है, इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ना नहीं चाहिए। अगर इस देश का नाम रोशन करना तो जापान और जर्मन की तरह शिक्षा देना चाहिए। ये संसद भवन की लड़ाई नहीं होना चाहिए, ये जाति और धर्म की लड़ाई नहीं, ये सिर्फ बैकवर्ड और समण की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। अब कभी हम देखते हैं हमारे उवैसी चच्चा जी हैं। कौन चच्चा? उवैसी चच्चा जी। जोर से बोलो, नाम नहीं सुनाई पड़ता है। उवैसी चच्चा जी। उवैसी चच्चा जी। अच्छा। लेकिन मुझे एक चीज, जब तक नफरत की आग बोलते हैं हिंदुस्तान में, जब मोदी नहीं होंगे तो हिंदुओं का क्या होगा? तो हम लोगों के बीच में खाई खड़ी करने का काम उवैसी चच्चा न करो। मैं आपको सलाम करता हूं। और हिंदू भाई भी जो है नेता, ये मुसलमान जब इस देश के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो लाखों मुसलमान पाकिस्तान का खत्मा करने का काम यही मुसलमान भी करेंगे। सुशील भाई और शकील भाई, शकील भाई और सुशील भाई, बात पाकिस्तान की नहीं है, बात अपने मुल्क की है। हम अपने मुल्क की करेंगे। लेकिन एक बात कह देता हूँ, की बात आएगी तो हम अपना सर कटा सकते हैं। क्या बात है हुजूर आली। कटा सकता हूँ, वीर अब्दुल हमीद कटा सकते हैं। अगर इस देश के लाखों मुसलमान इस देश के लिए कुर्बानी दे सकते हैं तो मैं भी दे सकता हूँ। क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। और दिल जीतने की बात नहीं, एक बात मैं कहता हूँ, मंदिर जाता हूँ। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, चित्रकूट गए, वहाँ के आश्रम के महंत निकले, हमने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम बेटा क्या है? हमने कहा शकील अहमद। कहा बेटा मुसलमान होगी तुम्हारे पास है, जाओ बेटा तुम जीवन भर खुश रहोगे। हमें इससे मतलब नहीं, मुसलमान मिलता है, मौलाना मिलता है, उसे अदब से सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है सामने, यही खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहाँ जाके पलटे? जीता जागता यही कॉन्स्टिट्यूशन है। आज जब ये नेता हिंदुस्तान की नफरत की बात बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब मेरा एक हिंदू परिवार में पालन पोषण हुआ, वो तेल भी लगाती थी माँ मेरी, वो इस दुनिया में नहीं है। वो एससी परिवार से थी, लेकिन वो थी तो हिंदू, लेकिन वो तेल लगाती थी, मुझे पढ़ाया लिखाया। क्या बात है। मैं सुशील भाई और शकील भाई और सुशील भाई, आइए गले में लिए। बहुत कम लगाता हूँ गले लोगों को, बहुत कम लगाता हूँ गले। लेकिन आपने तबीयत खुद जाएंगे नहीं उधर, अच्छे लोग तो यहीं रहेंगे। हम जैसे लोग की जरूरत है। वो पत्थर वो आपके बगल में उड़े, वहां से फर्जी लोग बैठ जाते हैं। जाइए वहां बैठिए। अब आया जनाब आली आपके पास। जी एक मिनट 10 मिनट पहले बीजेपी अंदर। जी आप सबको नमस्कार। अरुण गगन पर महाप्रगति का
अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। आज यही है परम सत्य। आप जानते हैं 1921 के अंदर पहला जो ये हमारा जो अब संसद जिसके नाम से लोग कांग्रेसी भाई बहन बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, उसका ब्रिटिश शासन में 1921 में किसने शिलान्यास करा था? एचराज प्रिंस ऑथर ने किया था और 18 जनवरी को उद्घाटन किया था भारत के लॉर्ड इरविन व्यास राय ने। क्या उस वक्त किसी ने पूछा था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव हेड कर रहा है इसका उद्घाटन, कि इसका लेजिस्लेटिव बॉडी कर रहा है, मतलब प्रेसिडेंट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, कौन कर रहा है? आज ये लोग बातें पूछने लग गए। नए संसद मतलब नया संस्कृति का वो भवन जो स्वतंत्र भवन, स्वतंत्र भारत के बाद पहला पार्लियामेंट जो बना वो आप सबका है, लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी का है, हिंदुस्तान का है। सुशील भाई और शकील का है, शकील भाई और सुशील का है। उसका शिलान्यास भी और उसका उद्घाटन भी एक भारतीय कर रहा है। तो मैं फिर से कहूंगी कि हम सबको गर्व होना चाहिए। इसके अंदर 60,000 लोगों ने मिलकर काम किया है, जिसको कोई कांग्रेस विपक्षी दल खारिज नहीं कर सकता। जी जी जी, जनाब अली आगे जी। देखिए, नफरत के बाजार में कुछ मोहब्बत की चिंगारी शकील। अरे नहीं, चिंगारी नहीं, सुशील भाई और शकील भाई, शकील भाई और सुशील भाई, चिंगारी नहीं है। हटो सामने से। पूरी कायनात यहाँ पे बैठी है। वो कह रहे हैं चिंगारी आपको, हम कह रहे हैं चिंगारी। कानपुर का आदमी तो वैसे भी चिंगारी नहीं होता है, पूरा का पूरा अंगार होता है, और आप चिंगारी है भी नहीं। नफरत की दुकान में लोगों ने कहा मोहब्बत की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है जनाब। बहुत बढ़िया, आपने मुझे करेक्ट किया। देखिए, इस देश का हर एक व्यक्ति और खास करके जिस समुदाय से मैं आता हूं, हम इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा की बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जी शुक्रिया। वो हमारे इस देश के गार्जियन हैं। जी। सवाल आज जो विपक्ष उठा रहा है वो प्रधानमंत्री की गरिमा पे सवाल नहीं उठा रहा है। वो सवाल इसलिए उठा रहा है कि जब इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में उनके वाइसराय ने उसका उद्घाटन किया था, तब किसी ने सवाल नहीं किया। तो आज मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से क्यों सवाल कर रहा है? तो क्या आप आज की भारतीय जनता पार्टी का मिलान और वही मानसिकता उस वाइसराय से करना चाहती है कि उस गुलाम भारत में अगर इस देश के लोगों ने सवाल नहीं किया तो आजाद भारत में भी हम सवाल नहीं कर सकते? आप जान लीजिए, ये देश आजाद है, किसी भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है न किसी और का गुलाम है। यहाँ सवाल पूछे जाएंगे और इस देश की गरिमा को अगर बचाए रखना है तो प्रधानमंत्री थोड़ा दिल बड़ा रख ले, थोड़ा दिल बड़ा कर ले। क्या बुराई है? अभी हमारे भाई किसी ने कटाक्ष किया कि भाई टीपू सुल्तान की तलवार चाहिए इनको संविधान पढ़ाइए, भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342A तक, इसमें टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई की तस्वीर एक साथ बनी है। ये दिखाइए इनको कि जब संविधान के मूल प्रति के अंदर टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई की तस्वीर एक साथ लगी है, तो कौन सी ऐसी मानसिकता है जो टीपू सुल्तान की उस शहादत को खारिज कर दे जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल। 20 सेकंड दे दीजिए। अभी मोहब्बत की दुकान ये खोल रहे थे। मैं कहूंगा शोएब जमई जी से, बुढ़ाना के अंदर ना हुसैनपुर कला नाम से गांव है। 25 तारीख मतलब परसों वहां पर भगवान चंद्र प्रभु जी की मूर्ति को वहां से हटाकर बुढ़ाना भेजा गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की जो है संख्या ज्यादा हो गई और मंदिर में वहां पूजा करनी रोक दी गई है। अच्छा सुबह जमाई साहब ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ गए और इनकी खासियत ये है, अनुराग जी जो हैं, अनुराग ढांडा जी आइए, पहले बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और लेट ये इसलिए आए हैं कि मेरी गाड़ी इनके पास देर से पहुंची, इसलिए इनका माफी। बड़े लंबे समय तक इन्होंने मेरे साथ काम किया, टेलीविजन चैनल्स में काम किया, और ये मुझे याद है कि जब मैंने इनसे पहली बार पूछा कि कहां से आना हुआ, बोले मैं इंजीनियर रहा हूं
फिर मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और अब ये राजनीति में है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत मंगल हो आपका, शुभकामनाएं हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। राम सिया राम। 9 साल पहले मिला चौकीदार था, आज भी है और कल भी रहेगा। घर घर अनाज देकर, सस्ता इलाज देकर कोरोना को निपटाया हो। सबको मोदी जी का भाया है काम जी, सबको मोदी जी का भाया है काम जी। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। ऑस्ट्रेलिया का पीएम भी उनको बॉस बोलता है। अरे और कहां तक करूं बड़ाई, दिखता नहीं क्या? क्या बात है। भगवान शिव का एक चमत्कारी धाम, मंदिर के अंदर मौजूद ऐसा शिवलिंग जहां पर हजारों लीटर जल चढ़ाने के बाद जल कहां चला जाता है कुछ पता नहीं चला। कितना भी जल चढ़ाएंगे ना आप, ये पता नहीं चलेगा कि कहां जाएगा। 4-4, 5-5 टैंकर वो इसमें लोग चढ़ा देते हैं, पर आज तक इसके जल का पता नहीं लगा। अगला दावा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि सांप रोज दिखते हैं, काटते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। चमत्कार है बस ये भोले जी का। हाँ, कोई काट लेता है तो मरता नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना, आज रात 8:57 हो गए और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इमरान की जांच 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने की और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात पर मोहर लगा दी। उधर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल और उनके सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। इसके लिए इमरान की पार्टी पीटीआई ने कानून का सहारा लेने का फैसला किया। सीनियर अधिवक्ता अबूजार सलमान नियाजी की अगुवाई में पीटीआई की कानूनी टीम ने तैयारी शुरू कर दी और कहा कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ मानहानि समेत अन्य कानूनों के तहत निपटा जाएगा। इस बीच दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि इमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 9 मई को ही हिंसा के मामले में पीटीआई के 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और इस एक्ट के डर से अब तक 37 नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी और पीटीआई के नेता असद उमर का नाम भी शामिल है। यानी जिस आर्मी एक्ट के डर ने इमरान की पार्टी में तहलका मचाया, वो इमरान को अपने फंदे में लेने के लिए तैयार है। शहबाज सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी और इमरान खान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने इमरान के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने का विकल्प रखा है, लेकिन अब वो विकल्प खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके पार्टी पीटीआई के नेताओं पर भी विदेश जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इमरान का नाम पाकिस्तान की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर पलटवार करने में देर नहीं की और उन्होंने एक ट्वीट कर शहबाज सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही इमरान खान ने बताया कि विदेश में उनकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई हिंसा मामले में एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल 33 संदिग्धों को ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया गया है।
इसे लेकर आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के समय सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए, जिसके बाद पंजाब में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब सेना को सौंप दिया गया। बता दें कि 9 मई को पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई थी। उस दौरान सेना और ISI के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गयी थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के 3 और नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फवाद चौधरी समेत कई बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अब मलिका बुखारी समेत 3 और नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने की वजह अपनी मां की बीमारी बताई, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि वो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा से नाखुश हैं। क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिका बुखारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा की निंदा की और 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। यही नहीं माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान की पार्टी के नेता डर गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उधर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरह एक करके इमरान खान के करीबी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब इमरान खान की करीबी मुराद दास ने भी इमरान की पार्टी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मुराद दास पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इमरान खान के खास माने जाते थे। 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर हैं और इसी वजह से पीटीआई के करीब 40 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लगता है कि पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी इमरान खान से मिले हुए हैं और इसी वजह से वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर सेना के उन अधिकारियों से बदला लेंगे जिन्होंने इमरान खान से दोस्ती कर रखी है और इनमें पेशावर, क्वेटा और लाहौर के कोर कमांडर का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि खबर आई कि वो सेना में इमरान समर्थक गुट के साथ थे और उन्होंने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के सेना मुख्यालय से मिले आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। इस बीच सेना के 23 पूर्व अधिकारियों को हिरासत में लेने की भी खबर सामने आई। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के मामले में सेना के 100 से ज्यादा अधिकारियों और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार किया गया था। उधर बिगड़ते हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने यह झूठ फैला दिया कि भारत उस पर हमले की ताक में है जिसके लिए वो बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से वहां बवाल मचा हुआ है और उनके समर्थकों ने सेना के अधिकारियों के घरों पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन हालात जस के तस हैं, इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने यह झूठ फैला दिया कि भारत उस पर हमला करने के लिए बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से सैन्य अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ने लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय सेना की कुछ तस्वीरें भी जारी की। साथ ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों का ढिंढोरा भी पीटना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लगे मानो जंग जैसे हालात बन गए हों। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो गुस्से में सड़कों पर उतरी अपनी जनता को बरगला सके। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने मदद के लिए एक बार फिर चीन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इससे पहले कंगाली से बचने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देकर आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF के सामने महीनों तक गिड़गिड़ा चुका है, लेकिन न तो उसे IMF से कोई मदद मिली और न ही अमेरिका से। इसके अलावा उसने मुस्लिम देशों के सामने भी झोली फैलाई थी, लेकिन उसे इसका भी कोई फायदा नहीं मिला, जिसके बाद पाकिस्तान फिर एक बार अपने पुराने दोस्त चीन के दरवाजे पर पहुंच गया और पाकिस्तान ने इसके बदले CPEC यानी चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कॉरिडोर को दोबारा शुरू करने का ऑफर भी दिया, क्योंकि चीन का आरोप था कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने CPEC पर अमेरिका के कहने पर रोक लगाई थी। यही वजह रही कि पाकिस्तान इसे दोबारा शुरू कर चीन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में लग गया। नए संसद भवन का नया वीडियो जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले नए संसद भवन का वीडियो सामने आया जिसमें पूरी इमारत को दिखाया गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और सेंट्रल हॉल की भी कई तस्वीरें सामने आई। दोनों सदनों में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाई गई। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख की थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल है। दोनों सदनों की दीवारों और छतों को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 तो राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। इधर नए संसद भवन पर छिड़ी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष की ओर से उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद उसकी ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी जारी है, जिसका पुरजोर जवाब बीजेपी दे रही है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक, गैर एनडीए शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं हुए शामिल। बीजेपी बोली संवैधानिक संस्थाओं का विरोध गलत। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव, 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विषय पर कॉन्क्लेव में चर्चा। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान। सूरत में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जिस दिन भारत के हिंदू तिलक लगाकर सड़क पर उतरेगा उस दिन भारत क्या पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन की स्पेशल सेल की कस्टडी में पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आर्म्स एक्ट से जुड़े केस में रिमांड पर भेजा गया। उद्घाटन कार्यक्रम का बॉयकॉट करने वाली पार्टियां वैचारिक दिवालियापन की शिकार हो चुकी हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो इस बात पर हाय तौबा मचाना विपक्ष का बिल्कुल अनर्गल है। कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह के विरोध का। कुशवाहा ने विपक्ष से पूछा कि पिछले 10 सालों में कई जगहों पर विधानसभा भवन बने हैं, लेकिन कितने विधानसभा भवनों का उद्घाटन राज्यपाल ने किया है। हालांकि विपक्ष ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर नए संसद भवन में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से मंगवाए गए रंग बिरंगे कालीन बिछाए जाएंगे। इसे तैयार करने में भदोही के कारीगरों ने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की ताकि संसद के नए भवन की सुंदरता में 4 चांद लग सके। भदोही को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ न सिर्फ अलग अलग राज्यों बल्कि कई देशों में भी कालीन भेजे जाते हैं। हालांकि नए संसद भवन में सिर्फ हाथों से ही बने कालीन बिछाए जाएंगे, जिसके लिए वहाँ के कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। एक धागे से उस कालीन को बुना जाता है और एक लंबे दौर तक ये चलती है। भदोही जिले को कालीनों के लिए GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। GI टैग से किसी चीज का किसी खास इलाके से रिश्ता पता चलता है और ये एक तरह का पेटेंट होता है, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ इसी जगह पर ही बनता है, यानी इस इलाके से बाहर इसे कोई नहीं बना सकता। सिंगोल पर छिड़ी सियासी बहस के बीच दिल्ली के तमिल मलाई मंदिर में संसद में स्थापित होने वाले सिंगोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसमें तमिलनाडु से आए तमिल विद्वानों का मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। सभी विद्वानों को तमिल रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी विद्वानों ने सिंगोल की पूजा की तैयारी की। धार्मिक अनुष्ठान के समय मंत्रोच्चार किया गया। 28 मई यानी रविवार को जब पीएम मोदी को सिंगोल सौंपा जाएगा, उस वक्त भी इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। वहीं नए संसद भवन में सिंगोल को स्थापित किए जाने पर डीएमके ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंगोल राजशाही का प्रतीक है, लोकतंत्र का नहीं। हालांकि डीएमके की कथनी और करनी में अंतर भी जल्द ही सामने आ गया। बीजेपी नेता और पार्टी के IT सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए डीएमके के झूठ की पोल खोल दी। इस ट्वीट में डीएमके सरकार के एक दस्तावेज शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि डीएमके सरकार ने साल 2021-22 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंड एंडोवमेंट्स पॉलिसी नोट तैयार करवाया था, जिसमें 1947 की सिंगोल सेरेमनी का जिक्र करते हुए साल लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल सौंपा गया था, जो इस बात का प्रतीक है कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ने भारत के पहले पीएम को सत्ता का हस्तांतरण किया था। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान मानसिक तौर पर बीमार हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इस आरोप के बाद शहबाज सरकार के कई मंत्री इमरान पर हमलावर हो गए और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार बताने लगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान खान पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज्यादा मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति सवालों के घेरे में है, जिसके बाद शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान को दिमागी रूप से बीमार बता दिया। कुछ नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि इमरान ने अपने पागलपन की वजह से ही पाकिस्तान में इतना बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इमरान की जांच 5 डॉक्टरों के एक पैनल ने की और उनकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात पर मोहर लगा दी। उधर पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया और पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल और उनके सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। इसके लिए इमरान की पार्टी PTI ने कानून का सहारा लेने का फैसला किया। सीनियर अधिवक्ता अबूजार सलमान नियाजी की अगुवाई में PTI की कानूनी टीम ने तैयारी शुरू कर दी और कहा कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ मानहानि समेत अन्य कानूनों के तहत निपटा जाएगा। इस बीच दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि इमरान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। 9 मई को हुई हिंसा के बाद पाकिस्तान की संसद में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है और इसी आर्मी एक्ट के तहत जल्द ही इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले 9 मई को ही हिंसा के मामले में PTI के 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था और इस एक्ट के डर से अब तक 37 नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी और PTI के नेता असद उमर का नाम भी शामिल है।
यानी जिस आर्मी एक्ट के डर ने इमरान की पार्टी में तहलका मचाया वो इमरान को अपने फंदे में लेने के लिए तैयार है। शहबाज सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ तो पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जल्द ही इमरान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी और इमरान खान का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना ने इमरान के सामने गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन जाने का विकल्प रखा है, लेकिन अब वो विकल्प खत्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा पाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी और उनके पार्टी पीटीआई के नेताओं पर भी विदेश जाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इमरान का नाम पाकिस्तान की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर पलटवार करने में देर नहीं की और उन्होंने एक ट्वीट कर शहबाज सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही इमरान खान ने बताया कि विदेश में उनकी कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई हिंसा मामले में एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल 33 संदिग्धों को ट्रायल के लिए सेना को सौंप दिया गया है। इसे लेकर आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के समय सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए, जिसके बाद पंजाब में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब सेना को सौंप दिया गया। बता दें कि 9 मई को पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में जमकर हिंसा हुई थी। उस दौरान सेना और आईएसआई के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गयी थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पार्टी के 3 और नेताओं ने पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फवाद चौधरी समेत कई बड़े नेता इमरान खान की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और अब मलिका बुखारी समेत 3 और नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मलिका बुखारी ने पार्टी छोड़ने की वजह अपनी मां की बीमारी बताई, लेकिन इशारों में उन्होंने जता दिया कि वो इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा से नाखुश हैं। क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिका बुखारी ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुई हिंसा की निंदा की और 9 मई को पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया। यही नहीं माना जा रहा है कि शहबाज सरकार के पीटीआई नेताओं पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई वाले ऐलान से इमरान खान की पार्टी के नेता डर गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उधर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरह एक करके इमरान खान के करीबी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब इमरान खान के करीबी मुराद दास ने भी इमरान की पार्टी पीटीआई से इस्तीफा दे दिया। हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मुराद दास पंजाब प्रांत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इमरान खान की खास माने जाते थे। 9 मई को हुई हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लगातार सेना और पुलिस के निशाने पर हैं और इसी वजह से पीटीआई के करीब 40 नेताओं ने अब तक पार्टी छोड़ दी है। इधर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने ही सैनिकों पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लगता है कि पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी इमरान खान से मिले हुए हैं और इसी वजह से वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ऐसी बारी बोलिए मन का पाओ, ऐसी बारी बोलिए मन का पाओ और इनको शीतल करें और इनको शीतल करें। आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, हल लागे अति दूर कबीरा, हल लागे अति दूर।
बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो का एक खास बात और है, जैसे होता नहीं कि अगर मुर्गा ना बोले तो क्या सुबह होगी नहीं, तो होगी, जरूर होगी। लेकिन मेरी भी आदत है कुछ कानों को सुनने की, तो मैं भी सुन ही लेता हूं, तभी मैं आगे बोलना शुरू करता हूं। सबका सम्मान है। इस देश के सम्मान से जो भी जुड़ सके वो बड़े गौरव के क्षण होते हैं, गौरव के पल। और 1 घंटा मुझे यहाँ मिलता। बहुत सारे लोगों ने बताया, एक सज्जन आए हैं असम से और गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, बहुत अच्छी। हाँ जी, हाँ, बिना लाइसेंस के हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ आइए। वैसे और कोई आदमी होता तो मैं उसको बहुत डांटता, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं डांट रहा हूँ, बहुत दूर से चल के आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको खड़ा। गुड़गांव से लोग हैं और बाहर से दूसरे जगह से लोग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश को जवाब दो। मैं आज बातचीत हो रही, जो कोई एक आधा सवाल किसी को पूछना हो या सवाल कहना हो, पार्लियामेंट को लेकर कोई बात मैं आपसे पूछ चुका हूं, कोई बात कहनी हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा, और जो कोई समस्या अगर किसी की हो तो भी बात हो सकती है। जी, कहां से आना हुआ आपका? बीकानेर लोड का क्षेत्र। बीकानेर से? अच्छा जी, क्या नाम है साहब आपका? नाम कैलाश है। कैलाश जी, बोलिए साहब। कैलाश जी, मारे अब जिया लाइट आबो करी, फसल जिया बड़ी हुई ने, पानी मांगी बी टाइम लाइट कहानियां। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सारी भाषाओं को समझने की कोशिश करता हूं। इन्होंने जो कहा, मालूम है क्या कहा? समझ में आया किसी को? बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा। इन्होंने कहा कि मैं बीकानेर से आया हूं, इस समय फसलें खड़ी हैं और इस समय पानी की जरूरत है और लाइट नहीं आ रही है। यही कहा ना आपने? हाँ, यही है कहा इन्होंने। मैंने कहा कि इस 1 घंटे में मेरे ऊपर भी कुछ देवता आके इधर उधर बैठते हैं, और जैसे ही वो कैमरे की लाइट खत्म होती है फिर चले जाते हैं। हम भी बता सकते हैं कौन कहां से आया है, उसके पिताजी का क्या नाम है, मैं भी बता सकता हूं। सबका सम्मान है, सबका बहुत बहुत सम्मान है। थैंक यू सो मच। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी के, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा, बातचीत की सिलसिला जोड़ूंगा। आखिर प्रधानमंत्री का विरोध करते करते यहां तक पहुंच गए कि देश का अपमान, देश का विरोध शुरू हो गया। अनुराग जी, आप कोई संकोच मत करें, मेरे साथ एक लंबे समय तक काम किया है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ें। नहीं, आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए मुझसे कि मैं संकोच करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मुझे। मेरा सवाल सिर्फ एक है, मैं इस पे बहुत सारी बहस सुन चुका हूं, मैं इस पे अलग अलग टीवी चैनल्स पे सैकड़ों बहस हुई है इस मामले पे। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि बीजेपी को आपत्ति क्या है, फर्स्ट सिटीजन को बुलाने में बीजेपी को आपत्ति क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, कौन कर रहा है प्रधानमंत्री का अपमान? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। कैमरा इतनी बड़ी चीज हो गई, अपनी तस्वीर इतनी बड़ी चीज हो गई, किस लिए बना है ये नया संसद जो बना है? किस लिए? लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर किस लिए बना है? सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप फर्स्ट सिटीजन को नहीं बुला रहे, फिर हमसे क्या उम्मीद करते हैं? बाकी पार्टी को क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? आप फर्स्ट सिटीजन को बुला नहीं रहे। सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये बिल्डिंग बनाई, पार्लियामेंट बनाई, मंदिर बनाया लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जिस दिल्ली में ये लोकतंत्र का मंदिर बना है, वहां पे आपने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच का अपमान किया। एक ऑर्डिनेंस लाके पार्लियामेंट में ले आते, इस मंदिर का थोड़ा सम्मान हो जाता, सीधे पार्लियामेंट में लाते, वहां से कानून बदलते, ऑर्डिनेंस लेके आए, कोर्ट की छुट्टियों से ठीक पहले लेके आए, क्योंकि लोकतंत्र का अपमान करना चाहते थे। क्या उम्मीद करें, किस लोकतंत्र की उम्मीद करें? मुझे ये बताइए कि हमारी राष्ट्रपति हैं, अब एक बार वो चुनी गई तो सबकी राष्ट्रपति हो गई, देश की राष्ट्रपति हो गई। अब आप उनको बुलाएंगे नहीं, कारण बीजेपी के कोई प्रवक्ता कुछ भी, सीधा सवाल पूछिएगा कि कारण बताइए क्यों नहीं बुला रहे हैं। अगर बता दें तो इस शो पे भी बता के दिखाएं, कारण पूछिए क्यों नहीं। अच्छा लगता है, जिसके साथ कभी काम किया हो वो आज पर्दे के उस तरफ खड़ा है। अच्छा लगा मुझे, मैंने बीच में बिल्कुल नहीं टोका, सुनता रहा। यह है अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ राजनीति, पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल टाइप। मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री पिता हैं, पिता की तरह होते हैं, संरक्षक होते हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आता फिर कैसे, फिर मैं आता हूं ऑफकोर्स वन बाय वन। जी प्रतीक जी, क्या ये ऑर्डिनेंस जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो क्या गैर संवैधानिक है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने ही तो उस ऑर्डिनेंस को रिकमेंड किया, साइन किया है। तो क्या आम आदमी पार्टी यदि उस ऑर्डिनेंस से परेशान है तो कोर्ट जाए? उस शरद पवार जी जिनका स्विस बैंक का अकाउंट अपनी जेब में लेके अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे थे, उनके यहाँ जाके फूल का बुक्का लेके कह रहे हैं कि आप मेरी सहायता करो,
अब आपसे एक गुजारिश है, अब आप चुप रहेंगे और जवाब सुनेंगे। जी, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि जिस ऑर्डिनेंस पे राष्ट्रपति के साइन कराने की दुहाई दे रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं, जिस साइन कराते हैं जब राष्ट्रपति से, तो उनको बुलाते क्यों नहीं संसद का इनॉग्रेशन करने? साइन कराने के लिए राष्ट्रपति, लेकिन संसद का इनॉग्रेशन कराने के लिए प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री के पास पावर थी तो बिना राष्ट्रपति का साइन कराए हुए कर लेते ऑर्डिनेंस पास। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पे दे दिया, और यदि सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह गलत होता तो वही सुप्रीम कोर्ट कहता प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को बुलाइए, लेकिन वहां क्या हुआ, याचिका खारिज। और ऐसे एक याचिका इससे पहले भी खारिज हुई थी, जब ये सब लोग ईडी से बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब भी याचिका खारिज हुई थी। जी, इतने लंबा चले वहां से असम से, तो लाइसेंस होना जरूरी है। बगैर लाइसेंस के नहीं चलना चाहिए। हमको पकड़ता नहीं, पकड़ लेगा तो फिर दिक्कत में आओगे। और यहाँ शो में खड़े होके कह रहे हो बगैर लाइसेंस के आए, और यहाँ पे बोल रहे हो लाइव चल रहा है, कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला तुम्हें यहीं धरेगा अभी थोड़ी देर में। तो बोला ना, बोला था ना, तो बनाओ लाइसेंस। हाँ जी जी, अभी एक व्यक्ति ने भी शुरुआत में जो कहा, अनुराग ढांडा जी, नहीं उन्होंने एक व्यक्ति ने स्टार्टिंग में हाँ, अब मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं कि संविधान में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। भैया मैं बेसिक समझ लो, पूरा देश समझ ले, प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका के प्रमुख हैं और राष्ट्रपति जो विधायिका के प्रमुख हैं। तो संवैधानिक कार्य जितने भी है, कानून बनाना, उन पर साइन करना राष्ट्रपति का काम है, न कि कार्यपालिका की फाइलों पर साइन करना राष्ट्रपति का काम है। नंबर 1, तो संसद भवन का निर्माण कार्यपालिका का भाग है, न कि जो विधायिका का है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने बात की ऑर्डिनेंस की। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका पैरा नंबर 95, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस पर ऑर्डिनेंस लाके कानून बना सकती है। तो भैया वही कोर्ट जो, मैं तो वर्डिक्ट की बात कर रहा हूँ ना। झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको बदल सकती है कानून बना के, लेकिन ये ऑर्डिनेंस लेके आए। संसद में कानून क्यों नहीं लाए? ऑर्डिनेंस क्यों लाए? कानून क्यों नहीं लाए? इनको यही नहीं पता है कि ऑर्डिनेंस ही आगे जाके कानून के रूप में यूज होता है, और अभी इसीलिए पार्लियामेंट में उसके लिए बात हो रही है। तभी तो मारे फिर रहे अरविंद केजरीवाल। मैं आया। हाँ जी, एक मिनट। आम आदमी, भाई रुकिए, आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहां से आए हैं? मुरैना से। अब मुरैना का तो बड़ा जिक्र हो रहा है, वही पार्लियामेंट की कॉपी थी वो मुरैना वाला, वो जो योगिनी का मंदिर। जी बोलिए। मैं थोड़ा मैडम से बात करना है। मैं मैडम से बात करिए। करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं वहाँ बात करना है। अच्छा, यहाँ से सवाल करना है तो पूछिए। तो मैडम से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो रानी लक्ष्मीबाई है वो कहाँ की रानी है? रानी लक्ष्मीबाई है, वो कहाँ की रानी है? मैडम से पूछना चाह रहा हूँ मैं। बता दो, आप ही बता दो। हम समझे नहीं बात आपकी। रानी लक्ष्मीबाई है, वो कहाँ की रानी है? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए भाई, राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो महापुरुष हैं, वो नहीं, आप सवाल को जल्दी आगे बढ़ाइए ना। मैडम को झांसी से ऐतराज है बीजेपी वालों को लेकर, फिर भी झांसी का नाम ले रही हैं। बच्चों को क्या बताएंगे आगे जाकर? झांसी से किसी को नहीं, वो क्लियर नहीं हुई बात, क्लियर नहीं हुआ। ऑफ कोर्स कांग्रेस जी। प्रतीक जी, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इतना बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है, संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है, महामहिम को क्यों नहीं बुलाया गया? फॉर्मेलिटी के तौर पे भी न्योता क्यों नहीं भेजा गया? क्या ये केवल कैमरे के कारण कि प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं हमेशा की तरह, या ये बात है कि वो SC/ST को हिंदू समझते ही नहीं, इसलिए किसी पवित्र कार्यक्रम में उनको बुलाना नहीं चाहते हैं? ये कारण है, ये बताना पड़ेगा। बीजेपी को, हनुमान जी को अलग अलग करेंगे, हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग करेंगे, आदिवासियों में फटास डालेंगे, लेकिन ये लोग कभी भी देश को एक साथ नहीं बांधने की कोशिश करेंगे। नहीं। मैंने हमेशा एक बात कही है। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? गोरखपुर से आई। क्या नाम है आपका? मेरा आकांक्षा है। आकांक्षा जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी भाई सुनिए, मैं अराबी के पास आ रहा हूँ। मैं ऑफकोर्स मैं आप सीधे बात। नहीं मैं नाम क्या है आपका? राकेश सिंह है। राकेश जी बोलिए। जो मैडम लोग चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं करता हूँ, जब भी कोई बात होती है तो उसमें SC/ST घुसा देते हैं, ये गलत है। कोई भी चीज को आप
लेके चले जाते हो, उसको बात जो ओरिजिनल बात है वो करिए। मतलब SC ST दलित SC ST ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। हाँ जी। नाम क्या है आपका? मैं पवन कुमार बिहार का रहने वाला हूँ। पवन कुमार जी बिहार के रहने वाले हैं। मैंने अक्सर कहा है कि बाल सफेद होना अकलमंदी की निशानी नहीं होती है। जी जनाब। मैं ये बोल रहा हूँ कि बार बार ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं इनवाइट किया गया। तो राष्ट्रपति जी जब कहीं भी किसी भी समारोह में उद्घाटन समारोह में आएंगे तो राष्ट्रपति ही उद्घाटन करेंगे।